हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा एनीमिया के एमसीक्यू पर होने वाला है। इससे पहले का क्लास हमारा एंटी कोगुलेंट के एमसीक्यू पर था। तो अगर आप ये वाला लेक्चर नहीं लिए हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको ले लीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम एनीमिया के संदर्भ में बात करें तो आपके लैब टेक्नीशियन में 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 15 प्रश्न आज हम यहाँ पे एनीमिया से करने वाले हैं और सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अगर इससे कोई रिलेटेड और प्रश्न बन रहे होंगे तो भी हम यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप थ्योरी लेक्चर नहीं लिए हैं एनीमिया का और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप जाके थ्योरी लेक्चर ले लीजिए, उसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे एमसीक्यू तो शायद आपके लिए और बेहतर होगा, या फिर आप दोनों को कवर कर लीजिए तो और बेहतर हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए एनीमिया का और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे क्विज पोल मिलता है, साथ में जो भी पीडीएफ होता है उसको हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। एंटी कोगुलेंट का एमसीक्यू जो था उसका पीडीएफ अभी नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं। ये दोनों यानी कि एनीमिया का एमसीक्यू और एंटी कोगुलेंट का एमसीक्यू दोनों ही मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा सीधा सीधा बेसिक सा है और डिफिनेशन टाइप का है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज एनीमिया, यानी कि एनीमिया कौन सा सिग्निफिकेंस है। ए लो व्हाइट ब्लड सेल काउंट, ए लो प्लेटलेट काउंट, ए लो हीमोग्लोबिन लेवल, ये लो सोडियम लेवल। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, ये ए वाला जाएगा, ए लो हीमोग्लोबिन लेवल। यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन है यानी एचबी है, इसका जो वैल्यू है लो हो जाता है तो इन केस में आपको एनीमिया हो जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपके आरबीसी का यहाँ पे वैल्यू कम हो जाता है, नॉर्मल रेंज से लो हो जाता है, तब भी आपको एनीमिया हो जाता है। या फिर आपका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये अगर कम हो जाता है तब भी आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा, ए लो हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं अगर यहाँ पे प्लेटलेट काउंट की या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट की, तो ठीक है ये सब सेकेंडरी चीज़ है एनीमिया के केस में। ठीक है, कभी ना कभी मतलब कि डिजीज हो गया है तो ये भी लो हाई हो सकते हैं, बट जो मेन यहाँ पे सिग्निफिकेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, लो हीमोग्लोबिन लेवल। या फिर यहाँ पे अगर आरबीसी लो होता तो भी सही आता, या फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ये वाला पॉइंट होता तो भी आपका यहाँ पे सही जाता। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पर हमारा एनीमिया अराइजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि किस डिफिशियंसी के कारण आपका एनीमिया यहाँ पे अराइज हो जाता है। ठीक है, तो आयरन या फिर विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड या फिर एनी ऑफ द एबव। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा एनी ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से किसी के कारण भी हो सकता है। मतलब अगर आपको आयरन की कमी हो गई है तब भी आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम आपका क्या हो जाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके इंडिया में मोस्ट कॉमन एनीमिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर आपके ये महिलाओं में होता है। ठीक है, विटामिन B12 के कारण भी अगर काफ़ी कमी हो गई है तब भी आपको एनीमिया हो जाएगा, और फोलिक एसिड की भी कमी हो गई तब आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एनी ऑफ द एबव आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड का हमारा जो प्रश्न है, आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि आपका जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है किस विटामिन के प्रेजेंट में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे विटामिन सी। विटामिन सी के प्रेजेंट में आपका जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न पे। 4 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, ए प्लास्टिक एनीमिया इज ए कंडीशन वेयर, यानी कि आपका जो ए प्लास्टिक एनीमिया है ये किस कंडीशन में होता है। ऑप्शंस जो हमारा दिया है, ए बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल्स, रेड सेल ब्लड आर डिस्ट्रॉय वेरी फास्ट इन द सर्कुलेशन, देयर आर डिफिशियंसी ऑफ आयरन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ए प्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो ए प्लास्टिक एनीमिया में जो आपका बोन मैरो होता है ना ये सही से वर्क नहीं करता है। ठीक है, इनफ ब्लड सेल का क्या कर पाता है, प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो इस केस को क्या कहते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा कि द बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल। ठीक है, यानी कि आपका जो बोन मैरो है वो जितना आवश्यक है आपके रेड ब्लड सेल की उसका उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ आयरन की बात करें तो ये कौन सा एनीमिया के अंतर्गत आता है, ये आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंतर्गत आता है। और हम आपको बता भी दिए कि आपके इंडिया में मोस्ट कॉमन एनीमिया के रूप में जाना जाता है, और ज़्यादातर आपकी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं इनके अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जाता है। तो अगर मोस्ट कॉमन एनीमिया का कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को टिक करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 5 नंबर के प्रश्न पे। 5 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, हुक वार्म इन्फेक्शंस
कैन रिजल्ट इन एनीमिया, यानी कह रहा है कि अगर हुकवर्म का इन्फेक्शन हो गया है तो क्या ये एनीमिया हो सकता है। तो हाँ फ्रेंड्स, ये एनीमिया हो सकता है, क्योंकि जब हुकवर्म आपको कॉज करेगा तो आपकी जो इंटेस्टाइन है यहाँ से क्या होने सकती है, यहाँ से आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, और धीरे धीरे ब्लीडिंग होने के कारण आपका जो मतलब आरबीसी कहिए या फिर आप हीमोग्लोबिन कहिए, ये डाउन होता रहेगा और आपको एक टाइम आएगा कि एनीमिया के रूप में ये बदल जाएगा। ठीक है, तो ये किस एनीमिया के अंतर्गत आता है, तो ये आपके हीमोलाइटिक एनीमिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी बात रखिए ध्यान में कि हीमोलाइटिक एनीमिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आते हैं 6 नंबर के प्रश्न पे। 6 नंबर का प्रश्न हमारा है which of these is साइन ऑफ एनीमिया, यानी कि इनमें से कौन सा एनीमिया का साइन है। ठीक है, पेल गम्स है, या फिर डार्क सर्किल अंडर द आईज है, या फिर ब्लीडिंग है, या फिर नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्यूरेट मतलब कि आंसर देना, यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन सही ऑप्शन आपको यहाँ पे पेल समझाएगा, यानी कि आपका जो मसूड़ा है ना, ये क्या होने लगता है, पीला होने लगता है। ठीक है, मसूड़ा जो आपका होता है ये क्या होने लगता है, पीला होने लगता है, क्योंकि आपके जो मसूड़ा के टिश्यू होते हैं इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इन केस में आपका जो मसूड़ा है ये क्या होने लगता है, पीला होने लगता है। तो ये आपके एनीमिया का साइन है। ठीक है, यानी कि लक्षण है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें नमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट, तो ये भी आपके हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हो सकता है, बट इतना ये अच्छा नहीं जाएगा ऑप्शन के रूप में जितना ये पेल गम्स वाला जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे 7 नंबर के प्रश्न पे। 7 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि ये आपका इसमें से एक फीचर नहीं है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का। तो सबसे पहले आप माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया के बारे में समझिए। तो देखिए, हम आपसे कई बार बता चुके हैं कि जो माइक्रोसाइटिक होता है, मतलब माइक्रो मतलब होता है आपका स्मॉल, या फिर आप छोटा समझ लीजिए। ठीक है, और सिटिक मतलब आपका यहाँ पे किससे हो जाता है, सेल से हो जाता है। तो जब आपका सेल जो है बहुत स्मॉल हो जाता है, और हाइपोक्रोमिक का मतलब हाइपो मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, या फिर इसको डिक्रीज कह दीजिए। ठीक है, डिक्रीज, और क्रोमिक का मतलब हो जाता है आपका कलर से। ठीक है, तो आपका जो रेड सेल है इसका जो कलर है ये डाउन हो जाता है। ठीक है, और आपके जो सेल हैं ये नॉर्मल से छोटे हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब ये पूछा है कि जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है इनमें से एक फीचर नहीं है रेड ब्लड सेल स्मॉलर देन नॉर्मल ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, रेड्यूस एमसीबी एंड एमसीएससी, या फिर सेंट्रल पोलर लेस देन नॉर्मल 1/3। तो आपका जो सही आंसर जाएगा ना, ये आपका जो रेड सेल होता है इसका सेंट्रल पोलर 1/10 से क्या हो जाता है, जो नॉर्मल होता है ना, लेस देन हो जाता है। तो ये आपका आंसर नंबर यहाँ पे 4 नंबर का सही जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे आपके फीचर हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के। ठीक है, चलिए आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स है, ये कह रहा है कि कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज स्टेरोबिलिनोजन इन स्टूल इज, यानी कि आपका जो स्टूल है, इन स्टूल में आपका जो स्टेरोकोबिलिनोजन है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको किस मतलब कि टर्म में कंसीडर करेंगे। ठीक है, एनीमिया में, या फिर कोई बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर एल्कोहलिक लिवर डिजीज के रूप में यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले समझिए कि स्टेरोकोबिलिनोजन होता क्या है। तो जब आपका हीमोग्लोबिन है ना, ये क्या होता है, इसका जब ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो स्टेरोकोबिलिनोजन का फॉर्मेशन होता है और ये आपके स्टूल के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, बट अगर इसके जो मतलब की मात्रा है अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो आपका जो हीमोग्लोबिन है इसका जो ब्रेक डाउन है क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसको किस में आप कंसीडर करेंगे, इसको आप हीमोलाइटिक एनीमिया के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड वाला सही जाएगा। अगर यहाँ पे प्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो जो मतलब आपका जो बोन मैरो है अगर ये सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, इनफ रेड सेल का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये आपके एप्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत आता है। और आपका जो हेमोलिटिक एनीमिया होता है इसके मतलब होता है कि आपका जो आरबीसी है, आपका हीमोग्लोबिन है, इसका जो ब्रेक डाउन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से जो एनीमिया होता है हेमोलिटिक एनीमिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा है द पेरीफेरल ब्लड स्मेयर इन माइग्लोब्लास्टिक एनीमिया सो फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, यानी कि आपका जो पेरीफेरल ब्लड स्मेयर होता है इसमें आपका जो माइग्लोब्लास्टिक एनीमिया है इसमें सभी फीचर्स दिखेंगे केवल एक को छोड़ के। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, माइक्रोब्लोसाइट्स, या फिर हॉबल जॉली बॉडी,
ठीक है, या फिर इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पूछा है कि एक को छोड़ के, तो आपको रेटिकुलोसाइट को छोड़ना होगा, यानी कि इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट यहाँ पे नहीं होता है। अगर हम बात करें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, तो आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। माइक्रो ओवलोसाइट्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि जो आपका जो रेड सेल होता है ना, इसका क्या हो जाता है, इसका जो साइज है बड़ा हो जाता है और ओव्यूल कलर शेप का, कलर नहीं ओव्यूल शेप का हो जाता है, ठीक है, ओवल शेप का हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ओवलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और आपको होबेल जोली बॉडीज भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 10 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, 10 नंबर का प्रश्न हमारा है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल माइक्रोसिटिक एनीमिया इज डिफाइंड व्हेन एमसीवी इज, यानी कि आपका कह रहा है कि अगर हम बात करें माइक्रोसिटिक एनीमिया के रूप में, तो आपका एमसीवी के आधार पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। मतलब लेस देन 80 इससे हो गया, फिर लेस देन 120, लेस देन 160, ठीक है, या फिर लेस देन 200। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए नंबर का यहाँ पे जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ माइक्रोसिटिक एनीमिया, यानी कि कह रहा है कि इनमें से नॉट एसोसिएटेड है विथ माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। तो आईडीए, ठीक है, मतलब कि माइक्रोसिटिक एनीमिया इनमें से कौन सा नहीं एसोसिएट हो सकता है, आईडीए यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, सेड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, या फिर थैलेसीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेरोब्लास्ट हो गया, इसका सही होगा सेड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, इसका सही स्पेलिंग होता है SIDRO ब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो किसमें से नॉट एसोसिएटेड है, तो फ्रेंड्स ये आपका आईडीए यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है, इसमें आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं 12 नंबर के प्रश्न पे। 12 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, आइडेंटिफाई द पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विथ माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो सबसे पहले आप माइक्रोसिटिक एनीमिया को समझ लीजिए। माइक्रो का मतलब आपका यहाँ पे हो जाता है लार्ज, ठीक है, और सिटिक मतलब क्या हो जाता है आपका सेल, ठीक है। तो आपका जो रेड सेल होते हैं ना, जब लार्ज हो जाते हैं तो ये आपके माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। और पूछा है आपका कि इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सा हो सकता है, सेड्रोब्लास्टिक एनीमिया, या फिर फोलिक एसिड डिफिशियंसी, या फिर ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, या फिर माइलोफाइब्रोसिस। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका फोलिक एसिड डिफिशियंसी। अगर हम बात करें ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, तो इसमें खुद के जो सेल्स होते हैं, खुद के जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, ये रेड सेल को क्या करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो आपके ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डिजीज ही होता है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न पे। 13 नंबर का प्रश्न हमारा, आइडेंटिफाई द पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विथ नार्मोसिटिक एनीमिया। तो सबसे पहले आप नार्मोसिटिक एनीमिया को समझिए। नार्मो मतलब क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल, क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो आपका जब सेल नॉर्मल रहता है तो इसको क्या कहते हैं, नार्मोसिटिक एनीमिया। तो ये कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, G6PD डिफिशियंसी, एप्लास्टिक एनीमिया, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी कि आपका जो नार्मोसिटिक एनीमिया है, इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन ये तीन के तीनों हो सकते हैं, ठीक। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, इन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया MCB इज, यानी कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में आपका जो MCB है, इसका कंडीशन क्या होगा इन तीनों में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे ए वाला, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 15 नंबर के प्रश्न पे। 15 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, इन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया लेबोरेटरी फाइंडिंग, यानी कि जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, अगर इसका आप लाइब्रेरी टेस्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन हमारा है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है ये डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। RBC आपका माइक्रोसाइटोसिस हो जाएगा, मानी कि आपका जो सेल है ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा साइज में। MCB आपका एलिवेटेड देखने को मिलेगा, और MCH आपका एलिवेटेड देखने को मिलेगा। और आपका जो MCSC होता है ये आपका नॉर्मल भी देखने को मिल सकता है, या फिर आपका रिड्यूस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा आपका ऑल ऑप्शन जाएगा। ये क्वेश्चन रखने का मतलब यही था कि आप यहाँ पे समझ जाइए कि आपका जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे बात करें आयरन डिफिशियंसी की एनीमिया के केस में, तो किसके केस में, आयरन डिफिशियंसी की एनीमिया के केस में, तो आपका जो MCB, MCH, MCB, ठीक है, MCB, MCH और MCSC, ठीक है, MCHC, ये सब क्या देखने को मिलेगा, ये आपका डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ में आपका जो सीरम आयरन होता है ये भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है।
और आपकी जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी होती है, ठीक है, ये भी आपका डिक्रीज देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन डिक्रीज, आरबीसी आपका डिक्रीज, रेटिकुलोसाइट काउंट भी डिक्रीज देखने को मिलता है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया में आपका जो आपका पीएफबी यानी कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो होता है, इसमें मॉडरेट सिवियर एनीमिया देखने को मिलेगा। टारगेट सेल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, हॉवेल जॉली बॉडी देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुल मिला के ये सब देखने को मिलते हैं। आपका सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज देखने को मिलता है आपके सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिकल सेल एनीमिया में आपका जो सीरम बिलिरुबिन होता है, ये क्या होता है, ये इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पे करेक्टर हैं, इनको थोड़ा सा देखते रहिएगा। लैबोरेटरी जो फाइंडिंग होता है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो PDF हम प्रोवाइड करा देंगे आपको टेलीग्राम पे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाते हैं, साथ साथ में PDF नोट्स और ठीक है ई-बुक मिल जाता है, और साथ में क्विज पोल तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 16 नंबर के प्रश्न पे। 16 नंबर का है बोन मैरो आयरन इज इंक्रीज इन ऑल एक्सेप्ट, यानी कि आपका जो बोन मैरो आयरन है ये इंक्रीज मिलता है ऑल एक्सेप्ट, यानी कि सारे मतलब कि सारे के सारे यहाँ पे गलत हैं, केवल एक को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे गलत हैं, मतलब कि ऑल ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन सभी केस में आपका बोन मैरो में इंक्रीज नहीं मिलता है आयरन, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है, ये एनीमिया से रिलेटेड नहीं है। ये कह रहा है कि आपका जो DLC इज डन डॉट ऑफ द स्मेयर, यानी कि अगर आप यहाँ पे स्लाइड का इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, स्लाइड आप बना रहे हैं, ठीक है, तो इस स्लाइड में अगर DLC काउंट करना चाह रहे हैं तो आप किस साइड पे करेंगे, हेड रीजन पे, टेल रीजन पे, या फिर बॉडी रीजन पे, तो कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा एक लेक्चर है पेरीफेरल स्मेयर करके, इसको जाके देखिए पेरीफेरल स्मेयर कैसे बनाते हैं, इसका मतलब कि उपयोगिता क्या है, पेरीफेरल स्मेयर का क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। साथ साथ में आपको नोट्स भी उससे मिल जाएगा, एकदम से हैंड राइटिंग नोट्स की तरह वहाँ पर आपको बताया गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए क्विज पोल के लिए, नोट्स के लिए। और फ्रेंड्स अगर इसमें से कोई बातें आपको गलत लग रही हैं, ठीक है, या फिर बाई मिस्टेक यहाँ पे ऑप्शन हो गए हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसी ग्रुप पे जाके आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। गलती सबसे हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, कोई हम यहाँ पे बड़े तोप तो हैं नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के हम भी कोशिश करते हैं कि सही सारी चीज़ें जाएँ, बट कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है, तो आप उसको टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो नंबर है 6307 81 81 2, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। ये हमारा पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल हमसे कोई भी बातें कर भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनका तैयारी हो सके। और हम आपको बता दें कि आपका जो ग्रुप 5 एग्जाम है, ठीक है, अभी एक कोई कट भेजा था आप न्यूज़ का, ठीक है, उसमें भी लिखा है कि आपका जो ग्रुप 5 का एग्जाम है ये अक्टूबर में हेल्ड कराया जाएगा। तो कुल मिला के अक्टूबर में आपका ग्रुप 5 एग्जाम होना ही होना है, तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा तेज़ी से कर दीजिए। हम भी आपका साथ दे रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं।